हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर है। यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का और एक वीडियो लेकर आए हैं हम लोग। आपको, अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं एंड ये इसमें से एक पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि पहले आप वो पार्ट्स देखें, बिकॉज सारे पार्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस अच्छी तरह से देखे हैं, समझे हैं, तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। श्योर अबाउट दिस। सो लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी, दैट इज सेक्शन 26, और ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस जहां पर आप सेलर नहीं है, ओनर नहीं है, फिर भी आप गुड्स बेच सकते हैं एंड विल बी डीम्ड एज इफ इट्स अ सेल व्हिच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 27 से लेकर 30। तो हम वो सारे ही सिनेरियोज को अच्छी तरह से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ सबसे पहली चीज यहां पर जो हमें समझना है, एक मिनट मैं सारे सिनेरियोज को स्क्रीन पे ला लूं। यस, नाउ सेक्शन 26 क्लियरली स्टेट्स दैट रिस्क इज प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी। मतलब जैसे ही एक सेलर बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, उसी के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास रिस्क, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास ओनरशिप है, वही उस गुड्स के रिस्क को बेयर करता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि प्रॉपर्टी, ओनरशिप, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑल आर वन एंड द सेम, एंड कंक्लूसिवली नहीं, प्राइमा फेसिली जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो उसके साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। नाउ इफ यू सी, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, द गुड्स रिमेन एट किसके रिस्क? सेलर्स रिस्क। कब तक? जब तक बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। The moment the property gets transferred, the risk will also be buyer का, not seller का. So when the property is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk. फिर डिलीवरी हुई हो या नहीं हुई हो, हमने ये पहले भी देखा है और समझा है कि प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ये एक हो गया और डिलीवरी या पोजेशन दूसरी बात हो गई। दे आर नॉट वन एंड द सेम। सो जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, रिस्क रहेगा सेलर के पास। जब आपकी ओनरशिप, आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा, तब रिस्क रहेगा बायर के पास। नाउ वेयर द डिलीवरी हैज बीन डिलेड आइदर ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर। अब आपकी डिलीवरी डिले हुई है, हो सकता है सेलर ने डिले करी हो, या बायर, गुड्स तो तैयार है बट बायर ही अभी टाइम मीन के लिए लेने के लिए तैयार नहीं है। तो रूल कहता है जो भी डिले करता है, जिसका भी फॉल्ट है, रिस्क जो है वो उसके पास रहेगा। जिसके भी वजह से ये डिले हो रहा है, वो कंसर्न पर्सन उस गुड्स के रिलेटेड रिस्क के लिए लायबल रहेगा। नाउ provided nothing in this section shall affect the duties and liabilities of either seller or buyer who will keep the goods as a bailey। आपको पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बेलर, बेली, जहां पर बेली का मतलब है कि उसको कुछ समय में गुड्स जो है वो फिर से देना है। ही इज नॉट द ओनर, ही ओनली हैज द पोजीशन ऑफ गुड्स। नाउ रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विथ ओनरशिप। रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विथ ओनरशिप, जो हमने पीछे बात की। द ओनर ऑफ गुड्स मस्ट बेयर द लॉस और डैमेज अनलेस अदरवाइज एग्रीड। वी नो दिस, जो ओनर है वही गुड्स का लॉस बेयर करेगा। सो अंडर सेक्शन 26 क्या कहता है? द गुड्स रिमेन एट सेलर्स रिस्क अनलेस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। आफ्टर इट इज ट्रांसफर्ड फिर वो बायर का रिस्क बन जाएगा। ये हमने अभी पीछे देखा, डिलीवरी हुई हो या ना हुई हो उससे हमें कोई फर्क नहीं गिरता। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ए जो है वो एक एंटीक पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा था, और जब वो बिड कर रहा था तो वो हैमर बाय मिस्टेक से जो है वो उस पेंटिंग को या उस पोर्ट्रेट को लग गया और वो डैमेज हो गया।
तो इसके पहले कि इस एक्सेप्टेंस सिग्निफाई हो, उस एंटीक खराब हो गया, टूट गया, तो रूल कहता है ऐसे समय में इट इज द सेलर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. So the loss will be borne by the seller because the ownership of goods has yet not been passed from the seller to buyer. Sure about this? तो यहां पर अब जबकि हमें क्लियर हो गया कि जिसके पास ओनरशिप है, जिसके पास टाइटल है, जिसके पास वो गुड्स की प्रॉपर्टी है, वही उसी के पास उस गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है. यस और नो? तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट पता चलता है कि सेल बाय अ पर्सन नॉट द ओनर. इसका मतलब कोई व्यक्ति ओनर नहीं है और वो उस गुड्स को अगर बेचे तो क्या वो सेल माना जाएगा? तो रूल कहता है बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द पर्सन हु इज नॉट द ओनर, he does not and who does not sell them under the authority, मतलब भले वो ओनर नहीं है और उसके पास ओनर से परमिशन भी नहीं है कि मैं इसको बेचूं क्या. द बायर acquires no better title than the seller had unless the owner by conduct precluded from denying the seller's authority to sell. इसका मतलब ये बहुत सिंपल है कि let us say for example मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, और यहां पर एक बायर है, यहां पर एक बायर है. अब एक कंसर्न व्यक्ति है जिसका नाम है ABC, उसने मुझसे ये मोबाइल लिया कि मैं आपको एक दो दिन में देख के, मुझे भी ऐसा लेना है तो मैं आपको देख के वगैरह बोलता हूं, और उसने ये मोबाइल तुरंत किसी बायर को बेच दिया. अब मेरे को बताइए यहां पर ओनर कौन है, मैं या ABC? मैं हूं द ओनर. तो यहां पर ये जो सेंटेंस है जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, द बायर अक्वायर्स नो बेटर टाइटल देन द सेलर. अब क्या बताइए ABC के पास कोई टाइटल है क्या? नहीं, ABC के पास तो कोई भी टाइटल नहीं है, वो तो ओनर ही नहीं है. तो जब वो ये चीज बायर को बेचेगा तो क्या बायर को कोई टाइटल मिलेगा क्या? नो, बिकॉज रूल कहता है बायर को वही टाइटल मिलता है जो सेलर के पास है. और यहाँ पे ABC के पास खुद के पास ओनरशिप नहीं है, खुद के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो किसी और को क्या ट्रांसफर करेगा. जिससे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कंफर्म होता है कि इट इज ओनली द सेलर, इट इज ओनली द ओनर हु कैन पास ऑन द टाइटल, हु कैन पास ऑन द प्रॉपर्टी, हु कैन पास ऑन द ओनरशिप एंड नो वन एल्स. नाउ लेकिन इसके रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस है. अब आप कहेंगे सर एक्सेप्शंस का मतलब ऐसा क्या कि द कंसर्न पर्सन इज नॉट द ओनर, ही इज अ नॉन ओनर एंड ही कैन स्टिल गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर. यस, अब यहां पर इनोसेंट बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए हैं, और ये एक्सेप्शंस ये कहते हैं कि अगर आप एक नॉन ओनर है, नॉन ओनर मतलब क्या, वो चीज आपकी नहीं है, और आपने किसी इनोसेंट बायर जो गुड फेथ में है उसको कोई चीज बेची, ठीक है, आप एक नॉन ओनर है और आपने बायर को कोई चीज बेची है, तो बायर को सही टाइटल मिलेगा, बायर उसका ओनर बनेगा, फिर भले ही सेलर खुद एक नॉन ओनर हो. आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, मतलब मेरे पास टाइटल नहीं है, मेरे पास ओनरशिप नहीं है, लेकिन मैं अगर गुड्स बेचता हूं तो सामने वाला उसका ओनर बन जाएगा, सामने वाले को उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, सामने वाला उसका ओनरशिप मिलेगा, सामने वाले को उसका टाइटल मिलेगा. यस, ऐसा होगा. ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वही हमें इस वीडियो में देखने हैं. तो चलिए वन बाय वन एक वीडियो, एक एक पार्ट को देखते हैं. टोटल 8 है, हम लोग अच्छी तरह से एक एक को समझेंगे. अब रूल कहता है सबसे पहले सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. अभी मर्केंटाइल एजेंट मतलब हमारा एक ऐसा एजेंट जो हमें बिजनेस में जो है रिप्रेजेंट करता है, हमारे बिजनेस में जो हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उसमें हमें रिप्रेजेंट करता है. तो रूल कहता है अ सेल मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, ओके, ऑफ द गुड्स जिसके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स विल पास टू द बायर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. अब ये कौन से कंडीशंस हैं जहां पर ये फॉलो होगा, मतलब एक मर्केंटाइल एजेंट जब गुड्स बेचेगा, जिसको भी बेचेगा उसको एक गुड टाइटल मिलेगा, लेकिन ये कब? फर्स्ट, गुड्स जो है वो उसके पोजेशन में होने चाहिए विद द कंसेंट ऑफ ओनर. मतलब इसमें 2 पॉइंट है, एक, मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन है, 2, वो पोजेशन ओनर के बोलने पर है, ओनर की परमिशन से है. थर्ड, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको ये बेचने का अधिकार रहता है, ही कैन सेल दैट. मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स बेचने का अधिकार है. फोर्थ,
जो बायर है उसने गुड फेथ में लिया है और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसको ये नहीं मालूम है कि उसके पास बेचने की अथॉरिटी है या नहीं है, उसने तो गुड फेथ में वो चीज उस एजेंट से ले ली। रूल कहता है अगर ये 5 कंडीशन कंप्लाई होती है तो मर्केंटाइल एजेंट अगर किसी बायर को बेचेगा तो वो बायर को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। यस, वो बायर को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। और even though the mercantile agent is a non-owner, that concerned buyer will become the owner। कौन सी 5 कंडीशंस को फुलफिल करना है? एक, वो गुड्स उस एजेंट के पास हो। सेकेंड, ओनर की परमिशन से हो। थर्ड, सेल करने का उसको ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मली अथॉरिटी रहता है। फोर्थ, बायर ने गुड फेथ में लिया है। और फिफ्थ, उसको ये नहीं मालूम है कि सेलर ने उसको परमिशन दी है या नहीं दी है। Sure about this? Second, sale by one of the joint owners। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब जॉइंट ओनर्स का मतलब क्या कि एक ही चीज है और उसके 2 ओनर है, राइट? एक ही चीज है और उसके 2 ओनर है। वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स हैज द सोल पोजेशन ऑफ गुड्स। और 2 ओनर है, लेट अस कंसिडर ये गुड्स हैं और इसके 2 ओनर हैं, ए और बी। तो मतलब ए और बी दोनों इसके ओनर है, दोनों ही के पास इसकी प्रॉपर्टी है, राइट? अब रूल कहता है व्हेन हु बाइज देम फ्रॉम वन ऑफ द जॉइंट ओनर, मतलब एक बायर है और लेट अस से फॉर एग्जांपल उसने बी से लिया है, बी के पास गुड्स थे तो उसने बी से खरीद लिया, तो वन ऑफ द जॉइंट ओनर ने ये गुड्स XYZ नाम का बायर है उसको बेचे। और बायर को ये नहीं पता था कि बी के पास परमिशन है या नहीं बेचने की, बट उसको ये पता था कि बी एक ओनर है, वन ऑफ द ओनर है। तो उसने, जबकि वो वन ऑफ द ओनर है, उससे गुड्स खरीद लिए। लेकिन बायर को ये नहीं पता था कि बाकी जॉइंट ओनर्स की परमिशन है या नहीं है, उसने तो गुड फेथ में गुड्स ले लिए। तो रूल कहता है यहां पर बायर को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। श्योर अबाउट दिस? फिर भले ही ए ने बी को परमिशन दी हो या ना दी हो, बायर को उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसका ये अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये कहता है अ बायर विल अक्वायर अ गुड टाइटल सोल्ड टू हिम बाय अ सेलर। मतलब बायर को गुड टाइटल मिलेगा जिसने भी उससे बेचा है उससे, अगर who has obtained the possession under a voidable contract which can be a coercion, fraud, misrepresentation or undue difference, provided the contract has not been rescinded until the time of sale। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर लेंगे। ये देखिए, Y जो है एक ज्वेलरी शॉप है, ठीक है? तो X ने क्या किया, ये एक डायमंड रिंग उस दुकानदार को फ्रॉड किया उसके ऊपर और फ्रॉडिडेंटली वो डायमंड रिंग उससे ली। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को एक ऐसी इंप्रेशन दी कि वो बहुत बड़ा आदमी है और उसने वो डायमंड रिंग क्रेडिट से ली, और वाई भी एक ज्वेलरी शॉप जो था ओनर था, उसने ये दे दी सोचकर कि अरे ये तो इतना बड़ा आदमी है, मैं समझ गया ये कौन है और ये मुझे दे देगा तो क्रेडिट में देकर क्या दिक्कत है, दे दी। अब आप सोचिए जिस दिन वाई को पता चलेगा कि उसके ऊपर ये फ्रॉड हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है। वॉइडेबल है मतलब आपको मालूम है जिस पर फ्रॉड होता है, अगर वो चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकता है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बता सकता है। तो वो ये तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो गया। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई, वी नो दिस। बट इसके पहले कि वो ज्वेलरी शॉप को पता चलता कि अरे ये तो मेरे पे फ्रॉड हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बांधता, एक्स ने ये रिंग जेड जो कि एक इनोसेंट बायर है उसको बेच दी, तो ऐसे वक्त पे जेड बिकम्स द वैलिड ओनर, बिकॉज जेड को ये नहीं मालूम था कि एक्स ने किसी एक ज्वेलरी शॉप पर फ्रॉड कर ये रिंग लाया है। उसने तो गुड फेथ में उस कंसर्न पर्सन से ये चीज ली है और पैसे दिए हैं, तो ही बिकम्स द वैलिड ओनर। श्योर अबाउट दिस? फोर्थ, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयरऑफ। अभी इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो थोड़ा ये सेंटेंस को समझो। वो कह रहे हैं सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट उसके पास पोजेशन है। अब ये थोड़ा उल्टा हो गया, मतलब आपने गुड्स बेच दी लेकिन बेचने के बाद भी गुड्स जो है वो सेलर के पास ही है,
बस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। तो अब ऐसे वक्त पर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ अ पर्सन हैज सोल्ड द गुड्स बट ही कंटिन्यूज टू बी इन पोजेशन ऑफ देम और ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ही मे सेल देम टू अ थर्ड पर्सन। और अगर वो थर्ड पर्सन उसकी डिलीवरी ले लेता है गुड फेथ में, और उसको ये मालूम नहीं है कि ये उसने पहले ही किसी और को भी बेच दिया था, तो फिर उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा। ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड टू द फर्स्ट बायर अर्लियर। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है, अ प्लेज और डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर इज इक्वली वैलिड। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आईपीएल मैचेस हो रहे थे और पी ने एक टीवी आर से खरीदा और आर ने कहा कि मैंने आपको बेचा, पैसे भी दे दिए, सब हो गया। तो अब वो टीवी का जो सही ओनर है वो तो बन गया पी। आर ने बोला मैं 2-3 दिन में आपको डिलीवर कर दूंगा, लेकिन डिलीवर किया नहीं जो पी ने टीवी सेलेक्ट किया था, और वो डिलीवर करने के बजाय आर ने वो टीवी किसी और को हाई प्राइस पे बेच दिया। अब जो ये एस है उसको नहीं मालूम है कि ये टीवी पहले किसी और को बेच दिया था, उसने तो गुड फेथ में लिया है, तो एस को उसका वैलिड टाइटल मिल जाएगा। हम लोग क्लास में एक ऐसा भी एग्जांपल लेते थे कि एक टीवी, एक इलेक्ट्रॉनिक और शोरूम ओनर है और उसने टीवी बेचा किसी को, सामने वाला वो टीवी लेकर गया, तो आप समझ लीजिए सामने वाला जो है वो बायर बन गया, उसके पास ओनरशिप है, लेकिन टीवी चालू ही नहीं हुआ। फर्स्ट डे नारियल वाल फोड़ा, शायद बाजू में फोड़ने के बजाय टीवी पे फोड़ दिया होगा, क्या पता, टीवी ही नहीं चला। तो उस बायर ने सेलर को बोला लेके जाइए ये टीवी, ये आपने मुझे डिफेक्टिव पीस दिया है, आइदर गेट इट रिपेयर्ड और आई वांट अ न्यू वन। तो सेलर ने अपनी टीम भेजी, टीवी को पिकअप किया और कहा कि हम आपको 2 दिन बाद एक तो यही टीवी अच्छा करके देंगे या नया देंगे। अब इतने समय में सेलर वैसे भी बहुत टेंशन में था कि उसका सेल नहीं हो रहा था। उसका एक फ्रेंड आया और उसने कहा कि मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूं, बट उसकी नजर वो टीवी पे गई जो नीचे रखा पड़ा था, और उसने कहा कि अगर तू मुझे ये टीवी कम प्राइस में दे देगा तो मैं तुझे आज के आज एक बड़ा लोन दे दूंगा। सेलर ने ये सोचा ही नहीं कि अरे ये टीवी तो किसी और को हमने पहले बेच दिया है, उसने वो पैसों की लालच में वो टीवी अपने फ्रेंड को बेच दिया जिससे उसको एक अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल सके। तो ऐसे वक्त पे उसका जो फ्रेंड है उसको ये नहीं पता था कि ये टीवी पहले बिक चुका है, और उसको इसका वैलिड टाइटल मिलेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? So when buyer buys in good faith and without the knowledge about the previous sale, he will get a good title. Now, sale by a buyer obtaining possession before the property in goods has vested in them. अब ये उल्टा केस हो गया, मतलब यहां पर बायर के पास पोजेशन है लेकिन ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। अब ऐसा भी बहुत बार होता है ना, देखिए इसके पहले क्या था कॉन्सेप्ट, अगर आप फिर से मेरे वीडियो को रिवर्स कर पीछे वाली स्लाइड देखेंगे तो वहां पर क्या था, सेल हो चुका था, बायर ओनर था, लेकिन गुड्स जो थे वो सेलर के पास थे। अब यहां पे उल्टा है, ओनर है सेलर, प्रॉपर्टी भी है सेलर के पास, लेकिन गुड्स का पोजेशन किसके पास है? बायर के पास। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बहुत बार होता है यार, अभी मेरे पास भी, आपका भी ऐसा होगा, पहचान की बहुत सारी शॉप्स होती है जहां पर हम सामने वाले को कहते हैं कि मैं ये गुड्स लेके जाऊं, मुझे अच्छा लगा तो आई विल गिव यू, वरना आई विल रिटर्न। सामने वाला भी आपको पहचानता है तो वो दे देता है। ऐसे वक्त तो मुझे बताइए, अभी तक आपने कंफर्म ना करा हो तो उस गुड्स की ओनरशिप किसके पास है? उस दुकानदार के पास, लेकिन गुड्स का पोजेशन किसके पास है? आपके पास, बायर के पास। तो हो गया ये वाला केस जहां पर ओनरशिप सेलर के पास है लेकिन पोजेशन आपके पास है। अब आपके पास पोजेशन है ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ सेलर, और अभी तक आपको ओनरशिप नहीं मिली, लेकिन आपने ये गुड्स किसी को बेच दिए, गिरवी रख दिए या डिस्पोज कर दिए, और ये थर्ड पर्सन जिसको भी आपने बेचा, गिरवी रखा है, डिस्पोज किया, उसने गुड फेथ में लिया है और उसको ये मालूम नहीं है कि ये आपका गुड्स नहीं है, ये तो ओरिजिनल सेलर का है, अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर भी नहीं हुई। तो वो जो थर्ड पार्टी है उसको तो इस गुड्स का वैलिड टाइटल मिल जाएगा। श्योर अबाउट दिस? ये देखिए, ही वुड गेट अ गुड टाइटल। श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर अगर आप देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल? सो ए टुक अ कार फ्रॉम बी ऑन द कंडीशन के ए उसको मंथली इंस्टॉलमेंट देगा 5000 एज हायर चार्जेस विथ एन ऑप्शन टू परचेस इट एट द पेमेंट ऑफ 1 लाख इन 24 इंस्टॉलमेंट्स। बट कुछ ही इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद, अभी तो पूरे इंस्टॉलमेंट्स पे भी नहीं हुए, अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर भी नहीं हुई है, उसने ये कार सी को बेच दी। सो बी सेज बी कैन रिकवर द कार फ्रॉम, सिंस ए का मासना कार खरीदी थी ना, उसने अभी तक कोई एग्री किया था, ही हैड ओनली ऑप्शन टू बाय द कार। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अभी एस्टोपल का मतलब क्या होता है? एस्टोपल का मतलब होता है यू आर नॉट द ओनर बट यू आर गिविंग एन इंप्रेशन
यू आर गिविंग एन इंप्रेशन टू द वर्ल्ड दैट यू आर द ओनर। आप ओनर नहीं है, लेकिन आप दुनिया को ऐसा बता रहे हो कि एज इफ आप ही ओनर है। तो रूल कहता है व्हेन द ओनर इज एस्टोप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी, द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल, बट बिफोर अ गुड टाइटल बाय एस्टोपल कैन बी मेड, you should show that the true owner had actively suffered or held out the other person in question as the true owner or the person authorized to sell. So obviously you have to prove as if आपने सच्ची मान लिया था कि वही ओनर है, आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस करी थी और आपको लगा कि यही ओनर है और इसलिए आपने उससे गुड्स खरीदे। तो यहाँ पे रूल कहेंगे A said to B, a buyer in presence of C, that he is the owner of the horse. अब सी चुप रहा, उसने तभी बोल देना चाहिए था कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये हॉर्स का ओनर नहीं है, हॉर्स का ओनर तो मैं हूं, लेकिन वो चुप बैठा। तो बी को तो ऐसी इंप्रेशन हुई ना कि ए ही इसका ओनर है। उसके बाद बी ने वो हॉर्स ए से खरीदा, जबकि ए का नहीं है, लेकिन ए ने बेच दिया और पैसे ले लिए। तो रूल कहता है यहां पर बी को तो वैलिड टाइटल मिलेगा हॉर्स का, इवन दो ए इज नॉट द एक्चुअल ओनर। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट क्या है? सेल बाय एन अनपेड सेलर। अभी गाइस मेरे को बताइए, आपको मालूम है अनपेड सेलर क्या होता है? अनपेड सेलर का मतलब होता है जिसको पूरे पैसे अभी तक अपने नहीं मिले। उसने आपको गुड्स बेचा बट हैव नॉट रिसीव्ड फुल पेमेंट, उसको अभी तक पूरे पैसे उसके गुड्स के नहीं मिले। तो रूल कहता है व्हेन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइजेस राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांसिट। ये दो राइट्स है, हमारा आने वाले वीडियोस में इन राइट्स पर पूरा डीप में हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो रूल कहता है जब एक अनपेड सेलर जिसको अपने गुड्स के पूरे पैसे ना मिले हो और जब वो अपनी एक तो राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट को एक्सरसाइज करता है, तो रूल कहता है द बायर अक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। मतलब जब एक अनपेड सेलर अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर उस गुड्स का पोजेशन फिर से अपने हाथ में लेता है, तो वो किसी और थर्ड पार्टी को उस गुड्स को बेच सकता है, और जिस थर्ड पार्टी को वो उस गुड्स मिले हैं, that concerned person becomes a valid owner. Sure about this? The other provisions or the other rules are sale by an official receiver or a liquidator of the company. So हो सकता है कि कंपनी डूब गई है और उस कंपनी की सारे चीज गुड्स प्रॉपर्टी एक ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर के हाथ में है। तो इवन दो दैट लिक्विडेटर और रिसीवर इज नॉट द वैलिड ओनर, ही हैज दैट राइट कि वो अपने पैसे रिकवर करने के लिए या जिसने उसको अपॉइंट किया है उनके पैसे रिकवर करने के लिए वो गुड्स को बेच सकता है, और जो वो पैसे आएंगे तो वो रख सकता है टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, और जिसको बेचा है दैट विल बिकम द वैलिड ओनर। श्योर? अच्छा, देयर इज वन मोर केस, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर आपको मालूम होगा सेक्शन 169, फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि आपको किसी की चीज मिली और आपको पता नहीं है कि इसका सही ओनर कौन है। तो पहले तो रूल ये था कि भाई आप उसको ढूंढने की कोशिश करें, अगर मिल जाता है तो आप उसको गुड्स दे दीजिए, और आपको अगर उसको ढूंढने के कोई खर्चे हैं तो आप उससे रिइंबर्स करवा सकते हैं। लेकिन रूल कहता है अगर ढूंढने की या उसको संभालने की कॉस्ट 66.67% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स से एक्सीड कर जाता है, तो फिर आप ये गुड्स को किसी और को बेच सकते हैं और सामने वाले को उसका वैलिड टाइटल मिलेगा, और आपको जो भी पैसे आएंगे आप वो संभाल के रखिए, जिस दिन आपको वो ओनर मिल जाए आपको वो पैसे उसको लौटाने पड़ेंगे। अगर आपको इसके ऊपर पूरा डेप्थ में देखना है, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट्स इन डेप्थ डिस्कशन किया हुआ है, तो आप मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर हमारे 8 पॉइंट खत्म होते हैं, जहां पर आप ओनर नहीं है फिर भी बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा। श्योर? और ये एक्सेप्शंस इसीलिए बनाए गए हैं जो सो दैट एक इनोसेंट बायर जो गुड फेथ में लेता है उसको कोई भी लॉस बेयर ना करना पड़े। श्योर अबाउट दिस? होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट में कोई डाउट्स हो तो प्लीज लिखिए सो दैट वी कैन हेल्प यू मोर। श्योर अबाउट दिस? थैंक यू वेरी मच गाइस।